पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम अमरपुर था। अमरपुर गांव के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में काम आने पर हिचकिचाते नहीं थे। बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। वक्त के साथ मौसम शुरू हो गया था। ठंडी ठंडी हवा लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी। लोग अपने अपने काम से आने के बाद गांव के चौपाल पर इकट्ठा हो जाया करते, एक छोटे से अलाव के साथ। उस गांव में रामलाल रहता था। रामलाल की एक बेटी थी। रामलाल की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए रामलाल ने अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए दूसरा विवाह कर लिया, जिससे उसकी बेटी को माँ की कमी ना हो। रामलाल बड़ा दयावान था। गांव के कई लोगों की मदद कर दिया करता था। गांव वाले भी रामलाल को बड़ा प्यार करते थे। धीरे धीरे मौसम बदला और ठंड का मौसम शुरू हो गया था। शुरुआत की ठंड तो काफी अच्छी लग रही थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने काम से आकर हर दिन गांव के चौपाल पर बैठ जाते थे और वहां एक अलाव जला लिया करते थे। रामलाल भी गरीब ही था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह फसल उगाकर अपने घर का जैसे जैसे गुजर बसर करता था। धीरे धीरे मौसम बदल रहा था। हर साल की तरह इस साल भी कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई थी और -5 टेम्परेचर हो गया था। पानी भी बर्फ की तरह जमने लगा था। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। गांव का चौपाल जहां लोग बैठकर अपने दिल की बातें किया करते थे, वह आज सुना पड़ा था। ठंड की वजह से रामलाल के खेत की फसल भी चलने लगी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी से बोला, शारदा, हमारी फसल जल गई है और हमारे घर का राशन भी नहीं बचा। मैं कल सेठ से बात करके मजदूरी करने जाऊंगा, वरना हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। राशन भी खत्म होने को आया। इससे पहले कि घर में तंगी आ जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम बस लीला का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपनी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुबह होते ही रामलाल सेठ के यहाँ काम की बात करने निकल जाता है। सर्दी का जोर इतना था कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया था। तेज हवाएं चल रही थी। रामलाल सर्दी में सिकुड़ता हुआ सेठ धनीराम के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मुझे आपके यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। इस साल की फसल अधिक सर्दी के कारण जल गई है। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। हाँ रामू, क्यों नहीं, तुम यहाँ काम कर लो, लेकिन कभी कभी ज्यादा देर तक भी काम करना पड़ सकता है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो कल से काम पे आ जाना। रामू खुशी खुशी घर जाता है और शारदा को नौकरी लग जाने की खुशखबरी देता है। शारदा यह सुनकर बहुत खुश होती है और अगले दिन सुबह रामलाल अपने काम के लिए घर से निकल जाता है और धनीराम के घर पहुंचकर अपने काम में लग जाता है। धनीराम के घर कई मजदूर काम करते थे। इधर ठंड भी अपने आखिरी चरम पर थी। सूरज तो मानो जैसे कहीं खो गया हो। हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी। ऐसे समय में काम करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन रामलाल करता भी क्या। वो जानता था कि घर में अनाज खत्म होने को आया है। अगर उसने काम नहीं किया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उसकी बेटी और पत्नी की जिम्मेदारी उसके कांधों पर थी, इसलिए वो डट कर काम कर रहा था। शाम होते ही धनीराम ने सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी दी और उन्हें एक एक कंबल भी दिया, ताकि ठंड में उनके घर में आसानी हो जाए। चलते चलते रामलाल को एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। बूढ़ी औरत से रामलाल ने पूछा, अम्मा, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। आज बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया। तुम जाओ बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे माँ जी, इतनी ठंड में आप यहाँ कैसे रह सकती हो? आज आप मेरे साथ मेरे घर चलो। कल सुबह मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। रामलाल की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत रामलाल के साथ रामलाल के घर चली जाती है। रामलाल की पत्नी बूढ़ी औरत को देखकर मुंह बनाती है। बूढ़ी औरत रामलाल से कहती है, बेटा, बस आज रात की बात है। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, जब तक मैं
आपके रहने का इंतजाम नहीं कर दूं, आप यहीं रहिए। मौसम भी बहुत खराब है, आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। आप इसे अपना ही घर समझो, मैं आपके लिए जल्द कुछ कर लूंगा। अगले दिन रामलाल सेठ के यहाँ जाता है और अपने सेठ को अपनी परेशानी बताता है। सेठ रामलाल से बहुत खुश होता है और उसे बताता है, अरे रामलाल, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे घर के पास वाला घर मैंने कुछ दिनों पहले ही लिया है और वो खाली पड़ा है। तुम चाहो तो अपने मेहमान को वहां रख सकते हो और जरूरत का सामान भी मैं तुम्हें दे दूंगा। उनका ठंड का गुजारा हो जाएगा। और हाँ रामलाल, कल काम ज्यादा है, ठंड के कारण लकड़ियों की बहुत बिक्री हो रही है। हम दूसरे जंगल से लकड़ी लाएंगे, हो सकता है हमें देर हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी भी आना और जाते समय चाबियां लेते जाना। रामलाल दिन भर काम करके घर जाता है। और बूढ़ी अम्मा के रहने का इंतजाम कर देता है। बूढ़ी औरत रामलाल को बहुत दुआएं देती है। रामलाल अगले दिन काम के लिए निकल जाता है। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। उधर रामलाल को घर लौटने में बहुत देर हो जाती है। रात काफी घनी थी, हवाएं चल रही थी, ठंड अपने चरम पर थी। और उधर रामलाल की पत्नी, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ, तेरी मरी हुई माँ ने बनाकर रख दिया है खाना। चल निकल यहाँ से बाहर, कोई खाना वाना नहीं है, जाके सो जा, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? लीला जाकर सो जाती है और अपनी माँ को याद करके रोती है। माँ, अगर आज तुम जिंदा होती तो मुझसे कितना प्यार करती। मैं कभी भूखी नहीं सोती, अपने हाथों से मुझे तुम खाना खिलाती। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम कहाँ हो? क्या मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास? शारदा, माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगले दिन भी रामलाल नहीं आता। तभी शारदा सोचती है, क्यों ना आज इस बला से पीछा छुड़वा लो। बहुत हुआ, अब मैं क्यों किसी और की औलाद को पालूं? ये मरेगी तभी तो मेरी औलाद इस दुनिया में आएगी। आज रात ही इसका कुछ करूंगी, ताकि हमेशा के लिए इससे जान छूटेगी। शारदा रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही बच्ची सो जाती है। तभी शारदा उसे उठाकर घर के बाहर छोड़ देती है और घर में आ जाती है। लेकिन वह छोटी सी बच्ची रात की ठंडी की वजह से ठिठुर रही थी। उसकी ना आंखें खुल रही थी, ना उसकी आवाज निकल रही थी। तभी अचानक वह बूढ़ी दादी, जिन्हें रामलाल अपने घर लाया था और रहने की जगह दी, उन्होंने घर की खिड़की से बेला को इतनी ठंड में बाहर देखा। वह दौड़कर बाहर आई और बेला को उठाकर अपने घर में ले गई। देखा कि बेला को बहुत तेज बुखार है, इसलिए उन्होंने वहां आग जलाई। रात भर बूढ़ी दादी लीला के पास आग जलाकर बैठी रही और उसके बुखार उतर जाने का इंतजार करती रही। अगले दिन जब सुबह लीला उठी तो उसने देखा कि वो बूढ़ी दादी के घर में है। बूढ़ी दादी ने उससे पिछली रात के बारे में पूछा तो लीला ने सारी कहानी सुनाई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी दादी ने लीला से कहा, मेरी बच्ची, जब तक तेरे पिताजी यहां नहीं आते मेरे पास छुप कर रहना, नहीं तो तेरी ना तुझे वापस ले जाएगी। उधर शारदा ने सुबह दरवाजा खोला तो हैरान हो गई और इधर उधर देखने लगी। अरे, अब मैं क्या करूं? ये लीला कहाँ चली गई? आखिर कहाँ जा सकती है? मैंने तो उसे सारी रात इसलिए बाहर छोड़ा था ताकि वो बीमार हो जाए। ठंड के कारण बीमार होने से वो आसानी से मर जाती, तो उसके पिताजी मुझ पर शक नहीं करते। लेकिन अब मैं उनसे क्या कहूंगी? घर आते ही लीला के पिता मुझसे पूछेंगे कि लीला कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आसपास लोगों से पूछती हूँ कि क्या लीला उनके घर आई है। सबसे पहले माँ जी से पूछ कर आती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद कर। शारदा जल्दी से बूढ़ी दादी के घर जाती है और उनसे पूछती है, माँ जी, क्या आपने लीला को देखा है? क्या आपको पता है वो कहाँ गई है? नहीं नहीं बेटा, यहाँ नहीं आई। तुम देखो, हो सकता है किसी दोस्त के घर खेलने चली गई हो। शारदा बूढ़ी दादी की बात सुनकर परेशान हो जाती है और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन सभी इनकार कर देते हैं। शारदा बहुत परेशानी के साथ घर आती है और बैठ जाती है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे शारदा की परेशानी बढ़ रही होती है। शाम हो जाती है और उधर रामलाल के घर आने का समय हो रहा था। रामलाल के आते ही बूढ़ी दादी ने रामलाल को इशारे से बुलाया और अंदर ले गई। जैसे ही रामलाल घर में आया, लीला उसके पैरों में लिपट गई।
लीला अपने पिता को सारी बात सुनाती है। उसके बाद बूढ़ी दादी भी रामलाल को सारी बात बताती है और रामलाल से कहती है, अरे रामलाल, तुम अपनी पत्नी पर गुस्सा मत होना। तुम पहले उससे पूछो कि लीला कहाँ गई और अपने हिसाब से उसे समझाना। रामलाल को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को पी जाता है और अपने घर जाता है। जाते ही देखता है कि शारदा रो रही है। रामलाल शारदा से पूछता है, शारदा क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और ये हमारी बेटी लीला कहाँ गई? अरे क्या बताऊं, हमारी बेटी सुबह से मिल नहीं रही। मैं क्या करूं? सुबह से हर घर जाकर ढूंढ लिया मैंने अपनी बेटी को, ना जाने कहाँ चली गई है। अब हम क्या करेंगे? अरे शारदा, लीला अपनी किसी सहेली के घर खेलने गई होगी। फिक्र मत करो, आ जाएगी। नहीं नहीं जी, मैंने सभी जगह देखा वो नहीं है। शायद वो हमें छोड़ के कहीं चली गई है। मेरी वजह से चली गई। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझसे रूठ के चली गई। अब मैं क्या करूंगी? मुझे माफ कर दो जी। अरे शारदा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी इतनी प्यारी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? तुम हमारी बच्ची को ढूंढ लाओ। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, अपनी औलाद की तरह रखूंगी, लेकिन मेरी बच्ची ला दो। लेकिन शारदा, तुम क्यों प्यार करोगी हमारी बेटी को? तुम प्यार करती तो क्या उसके साथ ऐसा बर्ताव करती? बोलो। रहने दो शारदा, तुमने हमारी जिंदगी छीन ली। शारदा, अब मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। तभी लीला दादी के साथ आ जाती है। शारदा उसे देख के खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी रामलाल दादी से कहता है, माँ जी, अब आप भी हमारे घर हमारे साथ रहिए, हमें माँ मिल जाएगी। और लीला को दादी। तभी शारदा सभी से अपने किए की माफी मांग लेती है